हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को सीखेंगे। लेकिन अगर आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार पहले वो वाली वीडियो जरूर देखें ताकि आपको न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आ जाए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। न्यूटन के 3 लॉज हैं और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसी सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने ये पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी कितना है? 0 है। और यह भी पढ़ा हमने कि अगर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नॉन जीरो रखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ एक्सेलरेट करना है, तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इससे इतनी बात तो पता लगती है कि एक्सेलरेशन और फोर्स में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम यही समझेंगे कि कैसे एक्सेलरेशन का इफेक्ट फोर्स पे पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों आपस में कैसे लिंक्ड हैं, कैसे हम एक्सेलरेशन की हेल्प से फोर्स मेजर कर सकते हैं, यही हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझना है अच्छे से तो आपको पहले मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मोमेंटम को समझते हैं। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम को समझने के लिए पहले बात की जाएगी इंपैक्ट की। मान लीजिए ये एक बुलेट है। कौन सी बुलेट? गन वाली बुलेट। तो इस गन वाली बुलेट को अगर मैं किसी पर्सन पर ऐसे फेंक के मारूं, ऐसी बस फेंक दिया मैंने, तो आपको पता है इस पर्सन को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, यानी कि इस बुलेट का इंपैक्ट बहुत कम होगा। लेकिन यही बुलेट अगर गन से निकली हो और फिर ये किसी पर्सन को लगे तो हमें पता है कि इंपैक्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता लग रहा होगा कि यहां पर जब मैं हाथ से बुलेट को फेंक रहा हूं तो बुलेट की वेलोसिटी बहुत कम है, लेकिन जब गन से निकलेगी ये बुलेट तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इंपैक्ट भी क्या है? ज्यादा। तो इतना तो हमें पता लग गया कि जो इंपैक्ट है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। हाई वेलोसिटी तो इंपैक्ट भी हाई, यानी कि ज्यादा वेलोसिटी होगी तो इंपैक्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रक है। फिर से एक पर्सन है यहां पे। अब ये ट्रक खड़ा है तो पर्सन को जस्ट टच करते हैं ट्रक के साथ, तो पर्सन को कुछ ज्यादा इंजरी नहीं होगी, चोट नहीं लगेगी, यानी कि पर्सन पर इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रक रुका हुआ है और पर्सन को जस्ट इसके साथ टच किया गया, तो इंपैक्ट ना के बराबर। लेकिन अगर ट्रक धीरे भी चल रहा हो, बहुत धीरे भी चल रहा हो, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रहा हो ट्रक, अब अगर ये ट्रक पर्सन से टकराता है, चाहे वेलोसिटी बहुत कम है, सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन इतनी कम वेलोसिटी होने के बावजूद भी अगर ये ट्रक पर्सन से टकराएगा तो पर्सन पे इंपैक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। अब इस बार तो वेलोसिटी कम है, तब इंपैक्ट ज्यादा क्यों हो रहा है? इससे पहले तो हमें समझ में आ गया था कि वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इंपैक्ट ज्यादा होगा बुलेट वाले केस में, लेकिन ट्रक में तो हमने वेलोसिटी कम कर दी है, फिर भी क्या हो रहा है? इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखिए, क्योंकि इस बार जो ट्रक है ना, इसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है। वेलोसिटी भले से कम है लेकिन मास ज्यादा है, इसलिए इंपैक्ट ज्यादा है। यानी कि किसी चीज पर जो इंपैक्ट है वेलोसिटी पर तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ किस पे भी डिपेंड करता है? जो ऑब्जेक्ट का मास है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहां से इतनी बात तो क्लियर हो गई कि जो इंपैक्ट है किसी चीज का वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट के मास पर और साथ ही उसकी वेलोसिटी पर। अब न्यूटन जी ने क्या किया? एक ऐसी क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया, एक ऐसी क्वांटिटी के बारे में बताया जो मास और वेलोसिटी दोनों को कंबाइन कर सके, क्योंकि इंपैक्ट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो उसी क्वांटिटी को कहते हैं मोमेंटम। तो न्यूटन जी ने मोमेंटम के बारे में बताया, क्योंकि मोमेंटम
जानना जरूरी था हमें, ताकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से समझ सकें। अब मोमेंटम क्या करता है, मास और वेलोसिटी दोनों को कंबाइन करके चलता है, क्योंकि इंपैक्ट मास और वेलोसिटी दोनों पे ही डिपेंड करता है। और मोमेंटम को हम देखिए P लिखकर ऐसे दिखाते हैं कि P मतलब मोमेंटम। तो P यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो ये आ गया देखिए मोमेंटम। एक बात ध्यान रखनी है, जो मोमेंटम होता है इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में इसकी डायरेक्शन भी होती है। अब अगर मोमेंटम की डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी ये कैसे पता चलेगा? तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन मोमेंटम की भी होगी, इतना आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए जो मोमेंटम होता है उसकी SI यूनिट क्या होगी? तो मोमेंटम की SI यूनिट कैसे निकालेंगे? मास की SI यूनिट क्या होती है? केजी। और वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगी? केजी मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब हम मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखिए मोमेंटम का एक्चुअल मीनिंग ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कितना मोशन है। अगर उसका मोमेंटम ज्यादा है तो मतलब ऑब्जेक्ट में जो मोशन है, अमाउंट ऑफ मोशन है, वो भी क्या है? ज्यादा है। अब देखिए मान लीजिए एक छोटी सी चीज है और एक बड़ी सी चीज है। छोटी बड़ी का मतलब ये कि इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है। तो इसका मास मान लीजिए 2 kg है और इसका मास मान लीजिए 100 kg है। अब दोनों सेम मटेरियल से मिलके बने हैं, तो अगर दोनों सेम मटेरियल से मिलके बने हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि मास का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मास कम है मतलब इसमें पार्टिकल्स कम है, और इसका मास ज्यादा है मतलब इसमें पार्टिकल्स क्या है? ज्यादा। अब मान लीजिए दोनों की स्पीड सेम है। इसकी वेलोसिटी कहेंगे, स्पीड नहीं, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी उतनी ही है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आप देख सकते हैं ज्यादा पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो हर एक पार्टिकल 10 मीटर की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। और टोटल पार्टिकल्स कितने हैं इसमें? मान लीजिए 100 kg इसका मास है, तो मान लेते हैं कि इसमें 100 पार्टिकल्स हैं। और इसका मास 2 kg है तो इसे मान लेते हैं 2 ही पार्टिकल्स है सिर्फ। तो इसमें जो मोशन का अमाउंट है वो कम होगा ना, 2 ही पार्टिकल सिर्फ 10 की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें 100 पार्टिकल्स हैं, मान रखा है हमने सिर्फ 100, एक्चुअल में 100 नहीं होंगे। तो 100 पार्टिकल्स 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा है और इसका अमाउंट ऑफ मोशन या इसमें अमाउंट ऑफ मोशन क्या है? कम है। तो यही मोमेंटम है। और जिसमें अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा, तो वो इंपैक्ट भी क्या करेगा? ज्यादा करेगा। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझ सकते हैं क्योंकि हमने मोमेंटम पढ़ लिया है। तो देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स अगर है किसी ऑब्जेक्ट पर, हमें पता है ऑब्जेक्ट में क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स है तो मतलब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा। और अगर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है मतलब वेलोसिटी में कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है। तो इतना तो क्लियर हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया ऑब्जेक्ट में, और एक्सेलरेशन अगर है तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है वो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होता है। और अगर वेलोसिटी यानी कि v में चेंज आ रहा है तो p में भी तो चेंज आएगा ही। तो इससे इतनी बात साबित हो गई कि अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से p यानी कि मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है? चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करता है। बस हम करीब ही हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने में। अब यहां पे आइए। अब यहां पे देखिए दो केस हैं। ये हमारे पास एक पत्थर है, इसका मास है 2 kg। अब ये रुका हुआ था तो हमने क्या किया, इसको इधर फेंका ऐसे, और इस बार जोर लगा के फेंका हमने, और इसकी वेलोसिटी हो गई थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहले इसका मोमेंटम 0, और जब हमने इसको फेंका तो वेलोसिटी इसकी बढ़ गई। अब इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो शुरू से लेके अब तक इसके मोमेंटम में चेंज कितना आया?
तो पहले तो इसका मोमेंटम 0 था, तो पहले वाला भूल ही जाएंगे हम। अब इसकी वेलोसिटी 5 हो गई है, तो अब मोमेंटम कितना हो गया इसका, 2 × 5 10 हो गया, 10 kg/s। अब चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, पहले मोमेंटम 0 था, अब 10 हो गया, तो साफ दिख रहा है कि चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, 10। तो ये जो P है ये एक्चुअल में चेंज इन P है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, 10 आ गया, चेंज इन P 10। सेकंड केस में फिर से वही पत्थर 2 kg वाला, ये पहले रुका हुआ था, और अगर ये पहले रुका हुआ था तो इसकी वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 है तो इसका मोमेंटम भी पहले कितना था, 0। अब इसको हमने फेंका नहीं, इसको आराम आराम से धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे लेके जाते जाते क्या किया हमने, इतना इसको ले गए कि अब इसका भी मोमेंटम कितना हो गया है, 10 हो गया, 0 से कितना हो गया है, 10। तो 0 से 10 हो जाने का मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, इसमें भी 10। दोनों ही केस में हमने चेंज इन मोमेंटम कितना किया, 10 10 किया, ठीक है। दोनों ही केस में हमने क्या किया, चेंज इन मोमेंटम को 10 रखा है, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। लेकिन मुझे ये बताएं, इसको आपने एकदम से फेंका था, इसको आराम से धीरे धीरे लेके गए थे, तो दोनों केस में से किस केस में आपको लगता है कि आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, फर्स्ट वाले में ना। तो यहां से ये पता लग रहा है कि भले से चेंज इन मोमेंटम दोनों में ही सेम है, लेकिन फर्स्ट वाले में आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आपने जो चेंज इन मोमेंटम किया था 10 का, वो बहुत जल्दी करवा दिया, फटाफट से करवा दिया, और इसमें आपने क्या किया, बहुत धीरे धीरे करवाया। तो इससे यह पता लगता है कि जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है। अगर मोमेंटम में चेंज जल्दी आएगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर मोमेंटम में चेंज धीरे धीरे लाया गया है, जैसे कि इस केस में लाया गया, तो फोर्स क्या लगेगा, कम। तो यहां से इतना पता लग गया हमें कि जो फोर्स लग रहा है ना, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ मोमेंटम चेंज जो हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है कि मोमेंटम किस रेट पे, रेट यानी कि किस स्पीड से चेंज हो रहा है। तो टाइम रेट का मतलब ये है कि मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो किस स्पीड से चेंज आ रहा है, यानी कि मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है या फिर आराम आराम से चेंज हो रहा है, उसी पे ही फोर्स डिपेंड करेगा, ठीक है। और इतना भी पता लग गया हमें कि अगर मोमेंटम में चेंज जल्दी आएगा, फटाफट चेंज होगा, तो फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा। और यही तो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी कि मोमेंटम के चेंज होने की जो स्पीड है ना, वो प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के। प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा है, फटाफट मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम के चेंज होने की स्पीड ज्यादा है, तो अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, वो भी क्या होगा, उसके प्रोपोर्शनल, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बस ये ध्यान रखना है कि जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो भी उसी तरफ ही होना चाहिए। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से हम ये देखेंगे कि कैसे एक्सेलरेशन की हेल्प से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से हम देखते हैं कैसे हम फोर्स निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन को यूज करके। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसकी, वो प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या चेंज इन टाइम कह लीजिए। नीचे टाइम क्यों आ रहा है, क्योंकि रेट वर्ड आ गया ना, रेट का मतलब स्पीड, जब आप स्पीड निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, यहां पे मोमेंटम के रेट की बात हो रही है, तो सॉरी चेंज ऑफ मोमेंटम के रेट की बात हो रही है, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम आएगा। तो F इज इक्वल टू, अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, मोमेंटम में चेंज, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले u थी और उसका मास m है, तो पहले उसका मोमेंटम p1
मैंने लिख दिया P1। तो पहले उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा mu, बाद में उसका मोमेंटम हो गया P2। क्यों? क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी हो गई है v, और बाद में उसका मोमेंटम P2 हो गया है क्योंकि उसकी वेलोसिटी हो गई है v। तो मोमेंटम कैसे निकलेगा? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो ये पहले वाला मोमेंटम और ये बाद वाला मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? P2 माइनस P1, बाद वाला मोमेंटम माइनस पहले वाला। जब भी आपको चेंज निकालना है तो बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू अपॉन चेंज इन टाइम। मान लीजिए यहाँ पे t है टाइम, पहले टाइम 0 था स्टार्टिंग में, तो जो अब टाइम हो चुका है वही चेंज इन टाइम है। अब P2 की वैल्यू mv और P1 की वैल्यू mu, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? t। तो अब क्या करेंगे? देखिए हम m दोनों में है, यहां पर भी और यहां पर भी, m कॉमन निकाल लेंगे। m कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? v माइनस u अपॉन में t। उसके बाद देखिए m v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? ये सारा एक्सेलरेशन है, ये सारा पार्ट जो होता है ये एक्सेलरेशन होता है। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो हमने क्या देखा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया है? ma आ गया है। तो अगर मैं इसको फिर से लिखूं तो अभी तक हमने क्या कर लिया है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉल्व करते करते हम कहां तक पहुंच चुके हैं? ma तक पहुंच चुके हैं। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है और यहां पे इज इक्वल टू लगाना है ना, ताकि हम एक फॉर्मूला बना सके। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा k, ताकि ये प्रोपोर्शनल का साइन हट जाए और यहां पे इज इक्वल टू आ जाए। अब क्या आ गया? F इज इक्वल टू k ma। तो इस तरह से देखिए फोर्स का एक फॉर्मूला बन गया। अब बस इस k की बात करनी है हमें। तो देखिए F इज इक्वल टू के एम ए आ चुका है हमारे पास। अब क्या किया गया? देखिए जो ये फोर्स है ना, इसको 1 यूनिट मान लिया गया, 1 यूनिट फोर्स। अब 1 यूनिट फोर्स क्या हुआ? जैसे आपको मैं कहूं कि एक टाइम का मतलब तो कुछ बनता नहीं है। 1 यूनिट टाइम का मतलब कोई कहेगा 1 सेकेंड, कोई कहेगा 1 घंटा, कोई कहेगा 1 मिनट। तो है तो वो एक ही, चाहे वो 1 सेकेंड हो, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 1 घंटा हो। ठीक है? तो 1 यूनिट ऑफ टाइम किसी के लिए 1 सेकेंड हो सकता है, किसी के लिए 1 मिनट हो सकता है, किसी के लिए 1 घंटा भी हो सकता है। तो ऐसे हमने एक 1 यूनिट फोर्स मान लिया। ठीक है? अब 1 यूनिट फोर्स इस तरह से माना गया कि जो क्या करे, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है? 1 kg। तो m की वैल्यू कितनी भर दी? यहां पे मैंने 1 भर दी। और एक्सेलरेशन कितना कर दिया मैंने? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 यूनिट फोर्स वो फोर्स है जो 1 kg ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लाएगा। अब जब ऐसा किया गया देखिए तो क्या बनेगा? ये 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहां से क्या आ जाएगा? k की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। तो फोर्स की ऐसी यूनिट चूज की गई जिससे क्या हो? k की वैल्यू क्या आ जाए? 1। अब k की वैल्यू हम यहां 1 भरेंगे, तो k की वैल्यू 1 भरने के बाद देखिए F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब k तो हमारा 1 बन गया है, तो 1 मल्टीप्लाई ma ही आएगा। तो इस तरह से देखिए फोर्स को कैलकुलेट करने का एक हमने फॉर्मूला निकाल लिया सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, F इज इक्वल टू ma। तो ये था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी एप्लीकेशंस, और साथ में देखेंगे कि कैसे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी डिराइव कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि तीनों लॉज में से सेकंड लॉ ऑफ मोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी।